हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम तंतारा वामीरो कथा इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। तंतारा वामीरो कथा ये जो है इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। कौन है इसके लेखक? लीलाधर मंडलोई। और इसमें बताया है जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं होती हैं तो वो किस्से कहानियों की वजह से हमारी नॉलेज में आती है ना, कि किस तरीके से वो पुरानी सभ्यता बनी, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीजें वास्तव में हुआ हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन जो किस्से कहानियां होती हैं सभ्यताओं से रिलेटेड, उनसे हमें कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। तो यहाँ पर लेखक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे जो किस्से कहानियां हैं कि किस तरीके से ये अंडमान निकोबार द्वीप बना, तो उससे रिलेटेड जो वहां की किस्से कहानियां हैं वहां उन चीजों को लीलाधर मंडलोई जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये जो पाठ है तो इसमें तंतारा वामीरो मतलब एक लड़का लड़की होते हैं और उनसे उस इस कहानी को रिलेट करते हैं कि किस तरीके से इनकी जो प्रेम कथा है उससे जो है ये द्वीप बने। और इन्होंने प्रेम को सर्वोपरि बताया है इसमें कि प्रेम जो है सबको जोड़ता है और जो नफरत होती है वो दूरी बढ़ाती है। इसको निवासी वहां के जो लोग हैं वो आज भी एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि जो है इसके पीछे ये कहानी है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और कठिन शब्द जो हैं इनके समझ लेते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर को हमें विस्तार से समझना है। तो अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, दोनों द्वीप अलग हो गए। तो उसके पीछे लोग वहां की जो जनश्रुति है वो एक कथा बताती है कि ये जब अलग हुए तो इनके पीछे क्या कारण था। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की नहीं अपितु समूचे देशवासियों की सेवा करना वह परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। मुसीबत में जो है वह अगर किसी को मुसीबत होती तो वह भागा भागा वहां पर पहुंच जाता। तो यहाँ पर सदियों पूर्व, अब ये कठिन शब्द है, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कठिन शब्द है। ठीक है, तो पहला शब्द है यहाँ पर सदियों पूर्व। सदियों पूर्व का मतलब बहुत समय पहले, है ना। और सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा। तत्पर मतलब तैयार रहना, है ना। स्मरण मतलब याद करना। तो बाकी यहाँ पर कोई कठिन शब्द है नहीं, सारी इजी शब्द है। अगर आपको कोई कठिन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि तो वहां पर कौन रहता था। एक तंतारा नाम का एक सुंदर युवक रहता था, सुंदर और शक्तिशाली। और वो अपनी पारंपरिक ड्रेस को पहने रहता था। नहीं, जो वहां के आदिवासियों की जो पोशाक होती है पारंपरिक रूप से, वो उनको पहने रहता था। और वो लड़का जो था वो सबकी हेल्प किया करता था। वक्त मुसीबत में सभी उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। आमंत्रित मतलब बुलाया जाता। आदर करते, यहाँ पर आदर का मतलब सम्मान करते। उसका व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। ठीक है, आकर्षक, अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उसकी पर्सनैलिटी थी। साथ ही साथ आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके बहुत ही करीब रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव मतलब कि वो सभी से बहुत ही ज्यादा मिलजुल करके रहता था। पारंपरिक पोशाक के साथ वो अपनी कमर में सदैव लकड़ी की एक तलवार को बांधे रहता था। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। मतलब लोग सोचते थे कि ये तलवार बांधे रहता है ये लड़का अपने साथ में हर समय, तो इसमें जरूर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि वो सबकी मदद कर देता था और इस तरीके से बहुत ताकतवर भी था वो लड़का। तो लोग समझते थे कि इसके पास जरूर जरूर कोई जादुई शक्ति है। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था अपने से। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, है ना। सबके सामने उसका उपयोग भी नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक जो कारनामे थे, चर्चित साहसिक कारनामे मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो चर्चा के केंद्र बन गए। इतने ऐसे ऐसे उसने कारनामे करे कि चारों तरफ उसकी जो शक्ति थी, उसकी पावर थी, उसकी चर्चा फैल गई। लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तंतारे की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य थी मतलब तलवार एक रहस्य के समान थी। लोग सोचते थे कि जरूर इसकी तलवार में एक दैवीय शक्ति है। एक शाम क्या हुआ, तंतारा दिन भर अथक परिश्रम मतलब बहुत अधिक मेहनत उसने करी के बाद वह समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, है ना। समुद्र से लगे क्षितिज, क्षितिज मतलब जहां पर ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों मिल रहे हैं।
समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, बयारें मतलब हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनय शनय क्षीण होने को थी। सायंकालीन शाम के समय, है ना, शनय शनय मतलब धीरे धीरे, क्षीण मतलब खत्म होने को थी, है ना, पक्षियों की जो चहचहाट थी वो खत्म होने वाली थी क्योंकि शाम हो रही थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतरिम अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर कि तंतारा जो है वहां पर बैठा था और समुद्र को देख रहा था। शाम होने वाली थी और समुद्र की तरफ वो निहार रहा था। तभी क्या होता है कि पास से उसे मधुर एक संगीत सुनाई देता है ना। तो अब उसने सोचा कि भाई ये है कौन आखिर, कहाँ से ये आवाज आ रही है, इस तरीके की मधुर संगीत यानी म्यूजिक की आवाज जो है वो कहाँ से आ रही है। और संगीत में मतलब कोई लड़की गाना गा रही थी और इतना सुंदर उसका गाना था कि वह सुनते ही अपनी सुध बुध खोने लगा, यानी उसने सारे अपने होश हवास वो गाना सुन करके खो दिए थे। अब उधर वो जाने लगा जिधर से वो आवाज आ रही थी, है ना। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश उठा जिधर से आवाज आ रही थी, है ना। वह विकल सा उस तरफ बढ़ गया। विकल मतलब परेशान होकर के, वह परेशान होकर के उधर उधर जो है वो चलने लगा। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। युवती मतलब एक लड़की पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अब देखते हैं यहाँ पर युवती मतलब वो लड़की, एक युवती दिखाई पड़ी और शाम ढल रही थी, उसके सौंदर्य में यानी उसके उसकी सुंदरता में बेसुध होकर समुद्र की ओर वो देख रही थी और वो गाना गाते हुए जा रही थी। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आवाज सुनी। तुमने एकाएक मधुर गाना गाना क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। मतलब तंतारा को जब देखा तो वो अचानक से हड़बड़ा गई और वो उसने गाना छोड़ दिया। तंतारा कहता है कि तुमने इतना अच्छा गाना क्यों छोड़ दिया? तो सामने एक सुंदर युवक और शक्तिशाली एकदम युवक को देख करके वह विस्मित हो गई मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई, मतलब हैरान हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, है ना। उसको देख करके वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, किंतु अपने को संयत रखकर, मतलब अपने पर उसने कंट्रोल रखा रखा और उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। हालांकि उसकी सुंदरता देखकर वो भी उसमें मोहित हो गई, लेकिन फिर भी अपने को उसने कंट्रोल किया और उसने उसके साथ बेरुखी के साथ उसने जवाब दिया। उसने कहा कि चलो भाई पहले बताओ कि तुम कौन हो और तुम इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहे हो, और बताओ कि भाई किस लिए तुम, क्या तुम मुझे जानते हो और किस तरीके से तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो। तंतारा तो अपनी सुध बुध खोया हुआ था, वो उसको तो देखे जा रहा था, है ना। तो उसने कहा तुमने गाना क्यों रोक दिया, चलो अपना गीत पहले तुम पूरा करो और तुमने बहुत ही अच्छा गीत गाया है। अब वो लड़की जो होती है उसका नाम वामीरो होता है और वो कहती है कि भाई ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तुम पहले बताओ कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। और कहते कि मैंने तुम्हें इससे पहले तो गांव में कभी भी नहीं देखा, है ना। और वो सब तंतारा उसकी बातें सुन रहा था और तंतारा उसको देख करके सम्मोहित हो गया था, मतलब उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया था और उसने जो है उस युवती की बात को ऐसा लग रहा था कि उसने सुना ही नहीं, है ना। ये सब जो कह रही थी कि मैंने तुम्हें गांव में नहीं देखा, वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। उसने पुनः विनय की मतलब विनती करी। उसने दोबारा से विनती करी कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वो अचानक से झुंझला उठी कि अरे मैं तो उसको पूछे जा रही हूँ और ये मेरे को तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। और वो कुछ सोचने लगी और दोबारा से उसने क्या किया, बहुत ही तेज आवाज में वो बोली, है ना, तेज आवाज में वो बोली कि ढीठता की हद है, मतलब मैं तुमसे इतना पूछे जा रही हूँ और तुम तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। मैं जब से तुमसे पूछ रही हूँ और तुम एक ही राग अलाप रहे हो कि तुम गाना गाओ गाना गाओ, आखिर क्यों, क्या तुम्हें इस गाँव का नियम नहीं मालूम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ जाती है। अब अचानक से तंतारा को एकदम से होश आ जाता है, इतना होश आ जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि भाई मैं तो उसको देखे ही जा रहा हूँ और ये जो बोल रही है उसको तो मैंने सुना ही नहीं। तब वो उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं इस तरीके से पहली बार ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, मतलब मेरी जो चेतना है, मेरा मेरा जो मन है वो एकदम पता नहीं कहाँ वो चला गया था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, अच्छा करो ऐसा करो, तुम बस अपना नाम बता दो, इसके बाद तुम जा सकती हो, है ना। तो वह युवती को लगातार देखे जा रहा था, उस लड़की को, है ना। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ उसके साथ गलत नहीं करेगा, वो सच्चाई से बस उसका नाम पूछ रहा था। तो उस लड़की ने भी अपना नाम बता दिया, वामीरो, थोड़ा धीरे से बोली, वामीरो, है ना। अब वो कहता है अरे कितना सुंदर नाम है, तुम कल भी आओगी ना यहाँ पे? तो कहती है कि शायद नहीं, मैं कभी नहीं आ पाऊंगी। और अनमय मतलब अनमने मन से उसने कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ दौड़ पड़ी और चली गई भाग करके वो। उसने कहा शायद मैं कभी नहीं आ पाऊंगी
और फिर वो चली गई। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो मेरा नाम तंतारा है और मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोहूंगा मतलब मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगा और तुमको आना ही पड़ेगा। वामीरो रुकी नहीं और भागती हुई चली गई। तंतारा उसको देखता रह गया कि किस तरीके से ये चली गई। वामीरो घर पहुंच जाती है और भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करती है। उसको भी उसकी याद आने लगती है ना। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब उसे लग तो रहा था कि मैंने उस मच उसको छोड़ करके आ गई, लेकिन ऐसा उसको भी अंदर से उसको कुछ हो रहा था, है ना। झूठी छटपटाहट, ऐसा वो लग रहा था कि झूठी छटपटाहट है। एक झलाहट में उसने दरवाजा बंद कर लिया और मन को किसी और दिशा में ले जाने के, नहीं उसके बारे में वो सोच रही थी कि मैं ना सोचूं, किसी और बात के बारे में सोचूं, लेकिन ऐसा उसके साथ हो नहीं रहा था। तंतारा ने बार बार प्रयास किया और लेकिन तब भी बार बार जो है उसका वामीरो के सामने तंतारा का चेहरा जो है वो आ जाता था। उसने तंतारा के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। मतलब पहले उसने सुन रखा होगा अपने गांव में तंतारा के बारे में। उसकी कल्पना में वे एक बहुत ही अद्भुत और साहसी युवक था। किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। मतलब पहले वो तंतारे के बारे में सुनती थी और तो सोचती थी कि एक साहसी युवक होगा, बहुत ही शक्तिशाली और साची साहसी, लेकिन जब उसके सामने आया वो तंतारा तो बहुत ही शांत और सभ्य और भोला भाला उसको लग रहा था, है ना। उसका व्यक्तित्व तो कदाचित वैसा ही था जैसे वो सोचती रहती थी, है ना। अब एक मतलब गांव तो अलग अलग थे, है ना। दूसरे गांव के युवक के साथ जो है संबंध बनाना वहां पर अलाउ नहीं था। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इससे हम बात करना ही बंद कर देते हैं, उसको भूल जाना ही श्रेयस्कर मतलब उचित है ना। क्योंकि एक दूसरे गांव के युवक युवतियों को संबंध बनाना, आपस में रिश्ता रखना अलाउ नहीं था। तो किसी तरीके से पूरी रात बीती और दोनों लोग एक दूसरे को रात भर याद करते रहे कि किसी तरीके से सुबह हो और फिर जल्दी से हम लोग मिले। ठीक है, शाम की प्रतीक्षा करने लगी। अगला दिन हो गया और फिर शाम की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब यहाँ पर होगा इंतजार। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी, है ना। ऐसा उसको लग रहा था कि मतलब इतना इंतजार उसको लग रहा था कि लग रहा था पूरे जीवन का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। उसके गंभीर और शांति जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वो अचंभित था, आश्चर्यचकित था, साथ में रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच जाता है जहां पर उसने उससे मिलने का वादा किया था। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि आशंका क्या थी कि अगर वामीरो ना आई तो, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तो कभी नहीं आऊंगी, बट उसने चलते समय कहा था नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो वो ये भी सोच रहा था कि पता नहीं वो आएगी भी या फिर नहीं। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। सिर्फ वो प्रतीक्षा ही कर सकता था, वो ये नहीं जान पा रहा था कि वो आएगी भी या फिर नहीं। बस एक आस की किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब एक आशा थी, एक होप थी कि शायद वो आ सकती है, वो आएगी, है ना। इस बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। आकृति मतलब एक आकार उसे नजर आया, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सचमुच वामीरो थी। लगा कि जैसे घबराहट में थी, वो अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती, नहीं चुपचाप वो आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से छुप करके वहां पर आई है। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे, दोनों एक दूसरे के सामने थे और दोनों एकदम चुप थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, कुछ एक अंदर से कोई चीज थी जो दोनों के अंदर थी, बट सामने देख करके दोनों लोग चुप हो गए थे। एक टक दोनों एक दूसरे को देखते रहे थे और बहुत देर तक वो एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। अंधेरा होने लगा, शाम होने लगी। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। तंतारा अभी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। यानी अब इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, है ना। मिलने लगे दोनों लोग एक दूसरे से। डेली डेली तंतारा जो है वो वामीरो जो है वो छुप छुप करके उससे मिलने आने लगी। अब जब डेली आने लगी, रोज आने लगी, तो कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने उसके इस चीज को ये ऐसा करते हुए देख लिया, है ना। अब समझ गए कि भाई इन दोनों का कुछ प्रेम प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। सबको पता चल गया कि ये जो है वामीरो जो है लपाती गांव की थी और तंतारा पासा गांव का था। लपाती और पासा इन दोनों के गांव के नाम थे। ठीक है, वामीरो लपाती गांव की थी और तंतारा पासा गांव का था। तो सभी को पता चल गया कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग है। तो जो रीति थी उन वहां की जो जनजातियां हैं, वहां की जो एक रीति है, नियम है कि दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। किसी दूसरे गांव का लड़का या लड़की आपस में प्रेम नहीं कर सकते। तो दोनों को काफी समझाया गया, काफी समझाने के प्रयास करे गए, लेकिन दोनों अडिग रहे। और जो है वो जो बामीरो थी वो उसी लपाती गांव की वो जो ऊंची सी चट्टान थी वहां पर मिलते रहे और अफवाहें चारों तरफ फैल गई। कुछ समय बाद पासा गांव में, यानी कि बामीरो तंतारा के गांव में क्या हुआ, पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में क्या होता था, हष्ट पुष्ट जो जानवर होते थे उनको युवकों से लड़ाई कराई जाती थी, है ना। वहां के जो शक्तिशाली युवक होते थे उनकी
जो है वो युद्ध करवाया जाता था, लड़ाई करवाई जाती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोगों को उसमें हिस्सा लेना होता था। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन भी किया जाता था। शाम को ये सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। पासा मतलब एक गांव था। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था, क्योंकि उसका मन तो वामीरो में रखा था, है ना। वो जो तंतारा सोच रहा था कि वामीरो तो उसके गांव में ये मेला देखने, पशु पर्व देखने जरूर आएगी। नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बामीरो थी जो भयवश मतलब डरवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें कांप रही, उनकी आंखें और ओठ जो है वो कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी जैसे उसने तंतारा को देखा, क्योंकि वो छिपते छिपाते उससे मिलने आई थी। तंतारा भी व्यूहल हो गया। व्यूहल मतलब परेशान हो गया। तंतारा भी परेशान हो गया, है ना। और उससे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था, और रोने की आवाज लगातार, वो जोर जोर से रोए जा रही थी, लगातार आवाज बढ़ती जा रही थी। तंतारा किन कर्तव्य विमूढ़ होकर, मतलब किन कर्तव्य विमूढ़, इसका मतलब होता है क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आना। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको कहते हैं किन कर्तव्य विमूढ़। ऐसा सुन करके अब दोनों लोग बहुत परेशान हो गए, और वहां पर दोनों को सुनकर के उसकी माँ वहां पर आ पहुंची, और दोनों को देख करके आग बबूला हो गई। आग बबूला की मतलब बहुत ज्यादा वो क्रोधित हो गई, बहुत तेज गुस्सा हो गई। तो गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अच्छा नहीं लगा, और गांव वाले लोग भी वहां पर पहुंच पहुंच गए और बामीरों को भला बुरा कहने लगे। तंतारा के विरोध में लोग आवाजें उठाने लगे। तंतारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। बामीरो भी बहुत रोए जा रही थी। तंतारा को बहुत गुस्सा आया, और उसने विवाह की जो ये परंपरा है कि भाई एक ही गांव के लोग होने चाहिए विवाह करने के लिए, ये बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लगा। उसे नहीं पता, सोच रहा था वो, उसको नहीं समझ आ रहा था कि क्या कदम हमें उठाना चाहिए और क्या कदम नहीं उठाना चाहिए। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने क्या किया, तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, मतलब कुछ सोचता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, लोग डर गए कि अचानक से तलवार निकाल करके ये क्या करने जा रहा है। तो जब उसको कोई राह नहीं सूझी, तो अपने क्रोध का शमन करने के लिए, यानी अपने गुस्से को खत्म करने के लिए, उसमें क्या करा कि उसको धरती में घोंप दिया। किसी को मारा नहीं, उस तलवार को धरती में घोंप दिया, और फिर पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी। ऐसा लग रहा था धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट गूंजने लगी, और लकीर की सीध में धरती फटती चली जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल होते, सभी डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कभी भी कल्पना नहीं की। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे पर दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा, और उसकी चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई थी, है ना। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जो है, जब उसने देखा तब तक द्वीप जो है वो दो टुकड़ों में बट चुका था। एक तरफ तंतारा थी तो दूसरी तरफ वामीरो, है ना। जैसे ही उसे होश आया वामीरो को, उसने देखा कि द्वीप जो है, उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वो छटपटाने लगा, और उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, लेकिन पकड़ जो है वो ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर आ रही थी, वामीरो वामीरो नहीं, वो वामीरो को आवाज जो है वो लगा रहा था। उधर से वामीरो भी पुकार रही थी, तंतारा तंतारा तंतारा। तंतारा जो है वो लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होकर के और फिर गिर गया। अचेत मतलब बेहोश होकर के, और वह गिर गया, और उसे कोई भी होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में क्या हुआ, उसको कोई नहीं जानता, है ना। इधर वामीरो जो है वो पागल हो गई, और वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पर बैठती, उसी पहाड़ी पर बैठती, और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और वह परिवार से भी अलग हो गई थी। लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वामीरो का भी और तंतारा का किसी को भी कोई भी सुराग न मिल सका। आज ना तंतारा है ना वामीरो, जबकि उनकी प्रेम कथा जो है वो घर घर में सुनाई जाती है। तो ये थी आपकी तंतारा वामीरो की कथा। आशा आपको ये चैप्टर समझ में आ गया था। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं पाठ की समरी बताऊंगी, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करूंगी। ओके, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।